ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें वर्ड का मीनिंग समझना चाहिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम दो वर्ड्स में ब्रेक करते हैं। ऑस्टियो का मतलब बोन और आर्थराइटिस का मतलब डीजेनरेशन। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको डिफाइन करें तो बोन की डीजनरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ हमारी जो बोन है बेसिकली, अगर स्पेसिफिक मैं बोलूँ तो जॉइंट्स, जो हमारे जॉइंट है, जॉइंट के बीच में डीजनरेशन होनी शुरू हो जाती है। अब डीजनरेशन किसकी, उसके लिए हम एक तरह से पहले एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं समझने के लिए। तो डिजीज को समझने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि हेल्दी जॉइंट कैसा दिखता है। तो मैं यहाँ पे नी जॉइंट का एग्जांपल लूंगा क्योंकि नी जॉइंट बहुत कॉमन है जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात होती है। नी जॉइंट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये हमारा नी जॉइंट है। और एक हेल्दी जॉइंट में यहाँ बोन्स के बीच में हमें यहाँ पे कुशन मिलता है, यू ना, एक सॉफ्ट पैडिंग होती है हमारी बोन्स के बीच में और उस कुशन का नाम दिया जाता है कार्टिलेज। ये कार्टिलेज बहुत बहुत इसका मेजर रोल है हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में। किस तरह से? अब क्योंकि बोन्स के बीच में एक हेल्दी कुशनिंग जब होगी तो हमारी बोन्स इजीली और फ्री मूव करेंगी। तो कार्टिलेज का एक पहला फंक्शन जो आ जाता है वो है अलाउइंग फ्री मूवमेंट। बोन्स के जॉइंट में, बोन्स के बीच में वो लाइक उनकी अच्छे से मूवमेंट हो, उसमें कोई रुकावट ना आए, उसमें कार्टिलेज का बहुत बहुत मेजर रोल है। एक सेकंड जो इससे कोरिलेट होता है, जो इसका फंक्शन, वो होता है रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रिड्यूस करने में कार्टिलेज बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर हमारे बोन्स के बीच में कोई कुशन नहीं होगा और सिर्फ बोन्स ही आपस में रब करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वो हमारी बोन्स को और जल्दी ब्रेक करेगा। तो नेचुरली नेचर ने हमें इस कुशन के साथ इक्विप किया है जो कि बहुत बहुत यूजफुल है हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में। तो हमारे पास एक ये हेल्दी बेंचमार्क आ गया। अब और हमें ये पता चल गया कि एक हेल्दी जॉइंट कैसा दिखता है या कैसा दिखना चाहिए। अब इसी को अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में ले आते हैं तो यहाँ पे सेम नी जॉइंट, सेम बोन्स, बट मेजर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे कुशनिंग, लाइक अच्छी खासी कुशनिंग थी बोन्स के बीच में, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जो कुशनिंग है वो रिड्यूस हो गई है काफी हद तक। और ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है जब किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज किया जाता है कि उनके बोन्स के बीच में जो कुशनिंग है वो रिड्यूस हो गई है या डिस्ट्रॉय हो गई है। तो यहाँ जो हमारा कार्टिलेज था, कार्टिलेज gets reduced by a significant amount।
तो ये हमारा हेल्दी नी था, जिसमें हमारे पास एक वेल डिफाइंड कार्टिलेज था, हेल्दी कार्टिलेज था, जो कि बोन्स के बीच में अच्छे से कुशन प्रोवाइड कर रहा था। और यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हमारे पास है रिड्यूस्ड कार्टिलेज, जो मेजर डिफरेंस होता है हेल्दी और अनहेल्दी के बीच में। यहाँ पे हमारे पास एक हेल्दी कार्टिलेज है और फुल कुशन कार्टिलेज है, और यहाँ पे हमारे पास बोन्स के बीच में बहुत ही कम रिड्यूस्ड कार्टिलेज है। और जब ये होता है तो इसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं। जब हमारे पास कार्टिलेज रिड्यूस होना शुरू हो जाता है तो दिस लीड्स टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आते हैं हमारे सिम्टम्स, जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें एक्शन लेना चाहिए। और उनमें से सबसे पहला और सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो होता है पेन। नेचुरल सी बात है कि अगर कोई कुशन नहीं होगा हमारी बोन्स के बीच में और हमारी बोन्स आपस में रब करेंगी, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी में नर्व एंडिंग्स होती हैं, बहुत सेंसिटिव नर्व्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी में। और जब भी हमारी बॉडी में कुछ भी इंजरी होती है या फिर कुछ भी अनइवननेस होती है, तो वो सीधा सबसे पहले जो सिग्नल है वो ब्रेन को भेजती है, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है पेन से। और नेचुरल सी बात है, क्योंकि हमारी बोन्स के बीच बोन्स में भी नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो अगर हमारी बोन्स आपस में रब करना शुरू हो जाएंगी तो इमीडिएटली वो सिग्नल जाएगा ब्रेन पे, और जिससे हमें पेन की सेंसेशन फील होती है। तो फर्स्ट सिम्टम आ जाता है इसका पेन। सेकंड सिम्टम आ जाता है इसका स्वेलिंग। स्वेलिंग क्योंकि हम इसको बाहर से देख सकते हैं कि हमारे जॉइंट्स में, जॉइंट एरिया में कोई एक स्पेसिफिक पार्ट स्वेल हो रखा है, वो एक इंडिकेशन बन जाता है, वो एक सिम्टम बन जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो स्वेलिंग इज ऑल्सो अ मेजर इंडिकेटर है ये। और इसकी कंफर्मेशन अगर हम करते हैं एक्सरेज में, एमआरआईज में या सीटी स्कैन्स में, तो हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट अप जो हमारे पास आ जाता है लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब नेचुरल सी बात है, जब हमने डिस्कस किया था कि अगर हेल्दी जॉइंट्स के केस में हमारी बोन्स, हमारा पूरा जॉइंट इजीली मूव कर पा रहा है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बट यहाँ पे जब हमारे पास कुशनिंग ही नहीं है तो हमारी जो बोन्स हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं, और वो जब रगड़ खाती हैं तो वो एक दूसरे की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर इंडिकेटर है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो जब भी ये सिम्टम्स आपको एक्सपीरियंस करने को मिले, दैट मीन्स दैट इट्स टाइम टू टेक एक्शन, दैट इट्स टाइम टू विजिट अ डॉक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको इग्नोर ना करें, इन साइंस को आप इग्नोर ना करें। अगर आपको इनमें से कोई भी एक एक्सपीरियंस हो रहा है, या तो आपको पेन हो रहा है जॉइंट एरिया में, या आपको स्वेलिंग दिख रही है, या फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, और क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है, ये हमें इजीली डिस्टिंग्विश करने को मिल जाती है, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी बॉडी में हमें यूं ही नॉर्मली पेन नहीं शुरू हो जाता जॉइंट्स के बीच में, या फिर यूं ही हमारे पास हमारी बॉडी में स्वेलिंग नहीं आ जाती, या फिर ऐसे ही हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस नहीं हो जाती, उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज होता ही होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं, देन यू मस्ट
visit a doctor. और किस किस तरह के केसेस में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखने को मिलते हैं? Who are more susceptible to OA? ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम शॉर्ट में OA लिखते हैं। तो किन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं? वैसे तो इसका कोई डिफाइंड पैरामीटर नहीं है, किसी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, पर कुछ लोगों में जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से पहले वो आ जाते हैं जो ओबीस है, बहुत वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल लोग, जिनको डेफिनेटली इसके होने के चांसेस हैं, ओबीस लोग। अब क्योंकि हमारी बॉडी इस तरह से डिफाइंड है और इस तरह से डिजाइंड है कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट झेल सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई पर्सन है और उनका एक डिफाइंड BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स। अगर वो एक हेल्दी रेंज में है, वेल एंड गुड, बट अगर वो ओवरवेट की तरफ जा रहा है तो उसका सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो हमारे जॉइंट्स पे देखने को मिलता है, स्पेशली नीज में। नीज में क्योंकि हमारी बॉडी का जो पूरा वेट है वो नीचे ग्रेविटी की तरफ जा रहा है और नीज पे उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो सारी वॉकिंग है वो इस पे डिपेंड करती है कि हमारी नी कितनी फ्लेक्सिबल है, हमारी नी कितनी हेल्दी है। और जो लोग ओवरवेट होते हैं उनमें बहुत हाई चांसेस हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के। नेक्स्ट आप जो आ जाते हैं, वैसे तो इनका कॉमन रिलेशन है बट नॉट नेसेसरली द सेम थिंग। जो लोग एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अब ये लोग जरूरी नहीं है कि ये ओबीस हो, बट डेफिनेटली क्योंकि एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, तो इनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के बहुत मेजर चांसेस हैं। और जो थर्ड हमारे पास आ जाते हैं वो हैं वो लोग जिनको एक किसी भी पर्टिकुलर जॉइंट पे फ्रीक्वेंट इंजरीज होती रहती हैं। अब ये थोड़ा सा अनकॉमन है, इसकी ज़्यादा ये तरह के केसेस उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, बट स्टिल ये एक पॉसिबिलिटी है। किसी को सेम जॉइंट पे बार बार इंजरी हो रही है और तो वो क्या करता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए वो ओपनिंग दे देता है।